नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जोहार जोग स्टडी में। तो दोस्तों, झारखंड बीएड प्रैक्टिस सेट का हम लोग पहला सेट आप लोगों के लिए यहाँ पे लेके आए दोस्तों, जिसमें हम लोग यहाँ पे 40 क्वेश्चन जो कि यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और ये टीचिंग एप्टीट्यूड का प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड से आपका बहुत ज़्यादा नंबर यानी कि टोटल 40% यानी 40 नंबर के यहाँ पे 40 क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों यहाँ पे। दोस्तों लास्ट 5 दिन यहाँ पे बचे दोस्तों। 23 तारीख को आप लोगों को जैसे पता है 23 तारीख को यहाँ पे एग्ज़ाम होने वाला है। तो यहाँ पे जल्दी से चलिए हम लोग देखते हैं दोस्तों क्या कुछ है इसमें। 40 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग के लिए यहाँ पे। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है इसमें आगे। तो आगे देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है दोस्तों हमारे यहाँ पे, जो व्यवहारिक अधिगम का अर्थ है। व्यवहारिक अधिगम क्या होता है दोस्तों? तो सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि व्यवहारिक क्या होता है। व्यवहार जो होता है हमारा दोस्तों, व्यवहार वो होता है यहाँ पे। फिर अधिगम मतलब, अधिगम का यहाँ पे अंग्रेजी में इसको क्या बोला जाता है? अधिगम का मतलब लर्निंग होता है, ठीक है। तो एक तरह से व्यवहारिक लर्निंग का क्या अर्थ है? तो व्यवहारिक लर्निंग हम लोग दोस्तों यहाँ पे, जैसे कि दोस्तों व्यवहार क्या होता है? व्यवहार हम लोग सुनकर सीखते हैं क्या? नहीं, बोलकर नहीं, यानी कि हम लोग करके व्यवहारिक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो यहाँ पे हो जाएगा जो करके सीखना, ठीक है। उसको व्यवहार में जो हम लोग लाते हैं क्या करते हैं? व्यवहार करके ही देखते हैं। तो इसलिए हम लोग का सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा करके सीखना, जो इसका व्यवहारिक अधिगम का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों हम लोग यहाँ पे कि अगला क्वेश्चन है, बालक की क्रियाशीलता के सिद्धांत पर बल किसने दिया था? बालक की क्रियाशीलता के सिद्धांत पर बल किसने दिया था? तो ऑप्शन में यहाँ पे डेविस ने, डार्विन ने, या फिर कॉमेनिथस ने, या फिर दुर्खिम ने। तो इसका ऑप्शन क्या है दोस्तों? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप लोग को सही ऑप्शन टिक करना है इसमें। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा कॉमेनिथन्स, ठीक है। कॉमेनिथन्स ने जो दोस्तों बालक की क्रियाशीलता के सिद्धांत को इन्होंने खोज की थी एक तरह से, और इन्होंने इसको यहाँ पे लोगों को बताया था इसके बारे में। तो इसका सही आंसर हो गया यहाँ पे दोस्तों ये। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे दोस्तों जो क्रियात्मक विधि का रूप है, क्रियात्मक विधि का रूप क्या है? ऑप्शन ए पे मानचित्र भरना, रेखाचित्र बनाना, या मॉडल बनाना, या ये सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आप लोग यहाँ पे एक बार कमेंट करके बता सकते हैं यहाँ पे। तो क्रियात्मक विधि, क्रियात्मक विधि क्या होती है? क्रियात्मक विधि दोस्तों यानी हम लोग कुछ भी करते हैं वो होती है क्रियात्मक विधि यहाँ पे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग को जो आंसर हो जाएगा वो ये सभी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे? ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। यानी मानचित्र बनना दोस्तों, ये भी हम लोग कार्य करते हैं ना, मानचित्र में बनना ये भी हम लोग कार्य करते हैं। साथ ही यहाँ पे रेखाचित्र बनाना ये भी हम लोग क्रियाकलाप करते हैं, ये भी। फिर मॉडल बनाना, ये सब क्या है? क्रियाकलाप करते हैं। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग यहाँ पे हैं, बालक को जो बुद्धिमान और तर्कपूर्ण बनाने के लिए जरूरी है कि उसे हृष्ट पुष्ट और स्वस्थ बनाया जाए, ऐसा किसने कहा था? तो किसने कहा था दोस्तों? ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। ऑप्शन क्या क्या है यहाँ पे? रूसो है, डेविस है यहाँ पे, डार्विन है, फिर कॉमेनिथस, कॉमेनियस, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, जिसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? इसका सही आंसर हो जाएगा रूसो, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? रूसो हो जाएगा। तो रूसो के बारे में अगर आप लोग जानना चाहें दोस्तों, तो रूसो जो कि ये जिनेवा के वैज्ञानिक थे, वहीं की इनका जन्म हुआ था। और ये एक दार्शनिक थे। रूसो क्या थे? एक दार्शनिक थे, साथ ही लेखक और संगीतकार के तौर पर इन्हें जाना जाता है, ठीक है। उन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी पुस्तकें लिखी थी। तो आप लोगों को बस इतना याद रखना है दोस्तों कि बालक को बुद्धिमान और तर्कपूर्ण बनाने के लिए जरूरी है कि हृष्ट-पुष्ट बनाए रखे, इसका स्वास्थ्य बनाया जाए। ये किसने कहा था? तो किसने कहा था? रूसो ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग यहाँ पे देखें दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे NCF 2005 के अनुसार जो शिक्षा, शिक्षण एवं अधिगम की धुरी कहा गया, उसमें किसको कहा गया है? तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे जानना पड़ेगा कि NCF क्या है, NCF 2005 है क्या। तो NCF दोस्तों ये जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में बनाया गया था दोस्तों, इसको हम लोग जो इसका फुल फॉर्म होता है यहाँ पे, और हिंदी में बात करें तो इसका जो होता है दोस्तों, राष्ट्रीय पाठ्य कार्य की रूपरेखा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों C, यानी कि बालक, ठीक है। बालक को यहाँ पे धुरी बनाया गया था दोस्तों। इसकी जो अधिगम यानी मैंने आप लोगों को बताया लर्निंग बताया था, तो लर्निंग का मतलब,
ठीक है, तो शिक्षा एजुकेशन शिक्षण यहाँ पे, फिर अधिगम या लर्निंग की दूरी किसको बनाया गया था, यहाँ पे बालक को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों जो है हमारा वो यहाँ पे 6 नंबर में यहाँ पे शिक्षक अपने कार्य को सरल एवं प्रभावी रूप से प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग करता है। क्या प्रयोग करता है इसमें आपको पूछा गया है, तो मशीनों का प्रयोग करता है क्या, शिक्षण व्यूज रचना का प्रयोग करता है, या शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करता है, या शैक्षिक एवं वैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग करता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पे शैक्षिक एवं वैज्ञानिक तकनीक। ठीक है, कैसा प्रयोग करता है वो शैक्षिक एवं वैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग करता है। नेक्स्ट हम लोग दोस्तों बात करें यहाँ पे 7 नंबर, तो 7 नंबर में हम लोग यहाँ पे देखेंगे दोस्तों किसी पाठ के वास्तविक शिक्षण से पूर्व निष्पादित की जाने वाली प्रक्रिया कहलाती है। यानी क्या कहते हैं उसको, क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, किसका ये परिभाषा दिया गया यहाँ पे, किसी पाठ के वास्तविक शिक्षण से पूर्व निष्पादित की जाने वाली क्रिया कहलाती है। क्या कहते हैं उसको, तैयारी से संबंधित क्रिया, या फिर अंतर क्रिया से संबंधित क्रियाएं, स्मृति से संबंधित क्रियाएं, या बी और सी दोनों। तो आप लोग यहाँ पे आंसर दे सकते हैं इसका, तो मैं यहाँ पे आंसर बता देता हूँ आप लोगों को क्या होगा इसका आंसर। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पे कहा गया कि वास्तविक शिक्षण और से पूर्व निष्पादित की जाने वाली क्रियाएं, तो निष्पादित की जाने वाली क्रियाएं यानी कि यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों तैयारी से संबंधित क्रियाएं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया तैयारी से संबंधित क्रियाएं। नेक्स्ट है दोस्तों 8वां नंबर हम लोग यहाँ पे देखें दोस्तों, तो 8वां नंबर में हम लोग का क्वेश्चन पूछा गया है कि शिक्षण अधिगम यानी लर्निंग, जो मैंने आप लोगों को बताया, शिक्षण अधिगम क्रिया के दौरान या की जाने वाली गतिविधियाँ कहलाती है। क्या कहलाती है गतिविधियाँ, क्रियापूर्ण चरण कहलाती है, क्रिया पश्चात चरण, अंतर क्रिया चरण, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो यहाँ पे हो जाएगा अंतर क्रिया चरण, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्या हो जाएगा अंतर क्रिया चरण। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं, आप लोगों को बस दोस्तों ये सब याद रखना है, क्योंकि आप लोग एक बार पढ़ लोगे और एक बार इसको अच्छी तरह से यहाँ पे देख लोगे तो आप लोगों को ये दिमाग में रह जाएगा, और वहाँ पे जब ऑप्शन देखोगे तो आपको शायद ये यहाँ पे टिक कर जाए और आप लोग सही आंसर लगा लोगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखें दोस्तों, तो पाठ योजना होनी चाहिए। पाठ योजना कैसी होनी चाहिए दोस्तों, कठोर होनी चाहिए, साधारण होनी चाहिए, लचीली होनी चाहिए, या अपरिवर्तनीय होनी चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों आपको सही उत्तर करना है, काफ़ी ईजी है दोस्तों ये क्वेश्चन यहाँ पे। तो इसका दोस्तों आप लोग एक चीज़ सोचना पड़ेगा यहाँ पे दोस्तों, पाठ योजना जो होती है दोस्तों वो बच्चों के लिए होती है। ठीक है, तो बच्चों के लिए तो आपको क्या उनको कठोर चीज़ें पढ़ाओगे, या साधारण, या लचीली, या परिवर्तनीय। तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों लचीली इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी पाठ योजना कैसी होनी चाहिए दोस्तों, लचीली होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट देखें दोस्तों 10वां नंबर, तो किसी पाठ के शिक्षण अधिगम की वर्णन को लिखित रूप में प्रस्तुत करना कहलाता, क्या कहलाता है। ठीक है, लिखित रूप में वर्णन करना क्या कहलाता है उसको, ऑप्शन में दिया गया उच्च पाठ योजना, साधारण पाठ योजना, विशेष उच्च पाठ योजना, या एओसी यानी कि ये दोनों। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका, ये तो होगा नहीं, विशेष उच्च पाठ योजना तो होगा नहीं दोस्तों, तो ये नहीं होगा, तो जिसके कारण दोस्तों यहाँ पे ये दो होगा, तो ये दो हो सकता है, तो ये तो ऑप्शन में है नहीं दोस्तों, यहाँ पे ए सी दोनों एक साथ है। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे बी आंसर हम लोग का हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा साधारण पाठ योजना। ये क्यों नहीं होगा दोस्तों, विशेष उच्च पाठ योजना, विशेष उच्च पाठ योजना यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि लिखित रूप में प्रस्तुत करना कहलाता है, लिखित रूप में प्रस्तुत करना, ये विशेष तो नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, इसलिए साधारण पाठ योजना इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमको देखें दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे जो है दोस्तों, एक पाठ योजना के कितने स्पष्ट चरण होते हैं। स्पष्ट चरण कितने होते हैं दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पे 6 है, 5, 3 या 2। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो यहाँ पे हो जाएगा 3। ठीक है, एक स्पष्ट जो पाठ होती है दोस्तों, पाठ योजना के कितने स्पष्ट चरण होते हैं, 3 होते हैं। पाठ योजना को कहते हैं, पाठ योजना को क्या कुछ कहते हैं दोस्तों, पाठ योजना क्या होती है, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा यहाँ पे दैनिक योजना। पाठ योजना क्या कहते हैं, दैनिक योजना पाठ योजना को कहा जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन दोस्तों ऐसे होते हैं कि आप थोड़े से अगर दिमाग लगाओते वो आसानी से आपके भी यहाँ पे बन जाएंगे। ठीक है, उतने हार्ड नहीं होते ये सब क्वेश्चन, लेकिन आपको अगर थोड़े से सोचोगे, आप अपने बचपन की ओर जाओगे जब आप लोग क्लास करते थे, ठीक है, क्लास में रहते थे उस समय, तो आप लोग वहाँ पे सोचोगे कैसे क्या कुछ करते थे, तो आप लोग इसका आंसर दे सकते हो आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग यहाँ पे देखें दोस्तों, तो 13वां नंबर यहाँ पे, शिक्षण क्रियाओं की प्रगति के आधार पर उप इकाई के शिक्षण में कितने
क्लासों की आवश्यकता होती है। ठीक है, कितने क्लासों की आवश्यकता होती है? शिक्षण क्रिया के प्रगति के आधार पर उप इकाई के शिक्षण में कितनी जो कि क्लास की आवश्यकता होती है दोस्तों यहाँ पे? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 2 से 3 क्लास। ठीक है, 2 या 3 क्लास यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, साधारणतः एक उप इकाई का शिक्षण कितने मिनट की अवधि में किया जाता है? कितने मिनट की अवधि में किया जाता है शिक्षण दोस्तों यहाँ पे? तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों 30 से 40 मिनट की इसकी अवधि यहाँ पे होती है। कितनी होती है? 30 से 40 मिनट। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे 15वां नंबर है, अधिगम वातावरण का निर्माण करना चाहिए। अधिगम वातावरण क्या होता है? यानी लर्निंग वातावरण, मतलब लर्निंग वातावरण दोस्तों यहाँ पे। तो लर्निंग दोस्तों वहाँ पे बनाना चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन है दोस्तों पिछड़े विद्यालयों के लिए, विकलांग विद्यालयों के लिए, उच्च मानसिक स्तर वाले विद्यार्थियों के लिए या पिछड़ी जाति के बच्चों के लिए। तो अधिगम वातावरण यानी कि पढ़ाई का माहौल बनाना चाहिए दोस्तों। कब, कहाँ पे बनाना चाहिए? जो इसका आंसर जो दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे, जो पिछड़े विद्यालयों के लिए यहाँ पे दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों ऐसे विद्यालय जहाँ पे के बच्चे जो है पिछड़े हुए हैं, ठीक है, जिनको पढ़ाई में मन नहीं लगती या ठीक से पढ़ाई नहीं होता है, तो वहीं पे ना हम लोग ज़्यादा अच्छी तरह से पढ़ाई का वातावरण या माहौल बनाएंगे। तो वही यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, तो पिछड़े विद्यालयों के लिए यहाँ पे वैसा वातावरण बनाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फिर दोस्तों यहाँ पे 16 नंबर देखते हैं, और विद्यालय में ब्रिज कोर्स, ये कोर्स याद रखिएगा। तो ब्रिज कोर्स किस प्रकार के बच्चों के लिए चलाए जाते हैं? तो ऑप्शन है दोस्तों विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों के लिए, या दूसरे शिक्षा केंद्र से आने वाले बच्चों के लिए, या प्रथम बार बच्चों के लिए, विद्यालय में नामांकन कराने वालों के लिए, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आप लोग आंसर दे सकते हैं दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ पे पता है तो। यहाँ पे जो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पे ए, यानी कि विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों के लिए यहाँ पे क्या कोर्स चलाया जाता है? ब्रिज कोर्स चलाया जाता है। ये कोर्स आप लोग याद रखिएगा, ब्रिज कोर्स। ये क्वेश्चन जो कि पूछा जा सकता है दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे देखें दोस्तों, तो नेक्स्ट हम लोग का यहाँ पे 17 नंबर है, सहयोगात्मक अधिगम के लाभ। सहयोगात्मक अधिगम के लाभ क्या कुछ है दोस्तों यहाँ पे? तो विभिन्नताओं का समारोह यहाँ पे, फिर अंतर व्यक्तिगत विकास, या फिर व्यक्तिगत भिन्नताओं की स्वीकृति, या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आप लोग कमेंट कर सकते हैं यहाँ पे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि सहयोगात्मक अधिगम यानी कि सहयोगात्मक शिक्षा एक तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों विभिन्नताओं के समारोह या में यहाँ पे लाभ हो सकता है, या फिर अंतर व्यक्तिगत विकास में भी लाभ होता है यहाँ पे, फिर व्यक्तिगत भिन्नताओं की स्वीकृति दोस्तों यहाँ पे देखी जाती है, ठीक है। तो ये से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है दोस्तों, कौन सा अधिगम सहकारी अधिगम उपागम से अधिक सामान्यकृत उपागम है? उपागम यहाँ पे एक नया वर्ड आया दोस्तों। उपागम का मतलब दोस्तों अगर बात करें तो एक तरह से आप लोग इसको अप्रोच बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब उसको किस तरह से किया जाए वो उपागम इसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सहयोगात्मक अधिगम, ठीक है। तो यहाँ पे सहयोगात्मक बोला गया, ठीक है। तो उस तरह से यहाँ पे सहयोगात्मक हो जाएगा, सहयोगात्मक अधिगम, ठीक है दोस्तों। तो हम लोगों ने 18 नंबर क्वेश्चन कर लिए हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों कि सहकारी अधिगम मॉडल का विकास किन अनुदेशात्मक लक्षणों की प्राप्ति के लिए किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, 4 ऑप्शन में से कौन सा सही आंसर हो जाएगा? जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे उपयुक्त सभी। ये जो सभी दोस्तों यहाँ पे सही आंसर दिए हैं, तो क्या कुछ दिया है? शैक्षणिक उपलब्धि है, फिर विभिन्नता की स्वीकृति है, सामाजिक कौशल का विकास है। ये सभी यहाँ पे सही आंसर है। अधिगम केंद्रित शिक्षा में विद्यार्थी को शिक्षा का केंद्र बिंदु माना जाता है, ठीक है। अधिगम केंद्रित शिक्षा में विद्यार्थी को शिक्षा का केंद्र बिंदु माना जाता है। ये कथन सत्य है या असत्य है, या फिर अंशतः थोड़ा सत्य है, थोड़ा असत्य है, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका क्या आंसर होगा दोस्तों? आप लोग यहाँ पे जवाब दे सकते हैं इसका। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो यहाँ पे सत्य हो जाएगा। आंसर सत्य क्या है? अधिगम केंद्रित शिक्षा का विद्यार्थी को शिक्षा का केंद्र बिंदु माना जाता है, यानी कि यह सत्य है। यहाँ पे यह सच सही कहा गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करें दोस्तों, तो सहकारी अधिगम मॉडल के तत्व हैं। सहकारी अधिगम मॉडल का तत्व क्या है इसमें से?
क्या सभी हैं या इनमें से कोई एक है। तो यहाँ पे दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये भी यहाँ पे उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों सहकारी अधिगम मॉडल जो है दोस्तों वो यहाँ पे व्यक्तिगत जिम्मेदारी होती है, सामाजिक कौशलें होती है उसमें, और सकारात्मक अंतर्निर्भरता भी इसमें होती है। ठीक है, तो उस हिसाब से दोस्तों ये उपयुक्त सभी हो गई। फिर यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे विद्यार्थी केंद्रित उपागमों को अपनाने के लिए आपको अपने कक्षा के विद्यार्थियों के किन पहलुओं को समझाना आवश्यक है। किन पहलुओं को समझाना आवश्यक है दोस्तों, तो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया, फिर से यहाँ पे उपयुक्त सभी भी है और यहाँ पे बाकी और 3 ऑप्शन है। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो इसका भी जो आंसर हो जाएगा तो वो भी यहाँ पे उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको बोला गया दोस्तों कि विद्यार्थी के केंद्रित उपागम को अपनाने के लिए आपको अपने कक्षा के विद्यार्थियों के किन पहलुओं को समझना आवश्यक है। तो यहाँ पे कुछ पहलू दिया गया है, तो ये जो भी पहलू दिया गया यहाँ पे तीनों ही सही है। अधिगम के तरीके समझना चाहिए, जो कि हाँ समझना पड़ेगा आपको दोस्तों यहाँ पे, और व्यक्तित्व समझना पड़ेगा बच्चों का। फिर मानसिक योग्यताएं क्या, किस बच्चे की मानसिक योग्यताएं कैसी है वो भी आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, यानी कि आपको यहाँ पे उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट दोस्तों देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो यहाँ पे है, जब आप आगमन विधि द्वारा शिक्षण करते हैं तो आप आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ कहा गया है कि जब आप आगमन विधि द्वारा शिक्षण करते हैं तो आप आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे उसके कुछ पॉइंट दिए गए हैं कि सामान्य से विशेष की ओर, विशेष से सामान्य की ओर, या अमूर्त से मूर्त की ओर, या अवधारणा से प्रक्रियाओं की ओर। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि जब आप जो आगमन विधि द्वारा शिक्षण करते हैं तो आप आगे बढ़ते हैं, किस हिसाब से आगे बढ़ते हैं, सामान्य से विशेष की ओर आगे बढ़ते हैं, या फिर विशेष से सामान्य की ओर आगे बढ़ते हैं, या अमूर्त से मूर्त की ओर आगे बढ़ते हैं, या अवधारणा से प्रक्रियाओं की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा विशेष से सामान्य की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। इसका जो बी ऑप्शन है दोस्तों वो बी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी समूह अधिगम की मुख्य विशेषता है। अधिगम की मुख्य विशेषता क्या है दोस्तों यहाँ पे, तो इसकी जो सही आंसर यहाँ पे दोस्तों क्या होगा वो हम लोग पहले पॉइंट देख लेते हैं क्या कुछ है। तो पहला पॉइंट है दोस्तों कि यह विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों कौन सा समूह अधिगम को मुख्य विशेषता है। ठीक है, अधिगम की मुख्य विशेषता क्या, अधिगम जो होता है, अधिगम मैंने क्या बताया अभी आप लोग को, अधिगम का मतलब दोस्तों होता है लर्निंग, यानी कि एक तरह से आपको शिक्षण किस तरह दिया जाता है, शिक्षा का माहौल। ठीक है, लर्निंग क्या सिखाया जाता है, वो की मुख्य विशेषता क्या, विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करता है, यह विद्यार्थियों के रचनात्मक चिंतन का विकास करता है, विद्यार्थी शिक्षण के निर्देश का पालन करता है, या एक दूसरे के प्रति संवेदना का विकास करता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो यहाँ पे हो जाएगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पे, यह विद्यार्थियों की रचनात्मक चिंतन का विकास करता है। क्या करता है, विद्यार्थियों की रचनात्मक चिंतन का विकास करता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखें दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी अच्छी शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषता नहीं है। अच्छी शिक्षण सामग्री यानी कि कोई भी जो बुक होती है दोस्तों, अधिगम उसी तरह का यहाँ पे बोला गया सामग्री के तौर पर, यानी बुक ही होगी एक तरह से। अच्छी शिक्षण सामग्री की विशेषता नहीं है, क्या इसकी विशेषता नहीं है, पहचान, मूल्यवान, महंगा, यानी बहुउपयोगी, या नवीनता, उसकी क्या पहचान नहीं है यहाँ पे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो यहाँ पे हो जाएगा मूल्यवान, उसकी सही पहचानता क्या नहीं है, मूल्यवान उसकी सही पहचानता नहीं है। यानी कि तो दोस्तों यहाँ पे जो मूल्यवान है दोस्तों, महंगा दोस्तों, ये यहाँ पे इसकी जो सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा एक तरह से इसलिए क्योंकि मूल्यवान दोस्तों हर पुस्तक मूल्यवान नहीं होती है, जबकि उसमें शिक्षा के लिए बहुत कुछ होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये मूल्यवान और महंगा यहाँ पे गलत इसका सही आंसर हो जाएगा, लेकिन ये गलत है। ठीक है, लेकिन इसका सही आंसर इसने नहीं पूछा है, इसलिए ये गलत है और इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ के उपलब्ध स्थान एवं क्रियाकलाप की प्रकृति के आधार पर आप किस प्रकार की बैठने की व्यवस्था का उपयोग कर सकते हैं। तो अगर कोई दोस्तों उपलब्ध स्थान और क्रियाकलाप की प्रकृति के आधार पर आप किस प्रकार की बैठने की व्यवस्था का उपलब्ध करा सकते हैं, रैखिक पंक्ति में, अर्धवृत्ताकार, आमने सामने, या ये सभी। तो यहाँ पे दोस्तों पहले बोल दिया गया, आप लोग अगर ध्यान से इसको क्वेश्चन को पढ़ोगे तो, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया गया उपलब्ध स्थान और क्रियाकलाप,
अगर आपके पास रेखिक पंक्ति में बैठने के स्थान उस तरह का है तो आप लोग उसी तरह बैठोगे ना। फिर अर्धवृत्ताकार बैठने के अगर जगह है उस तरह का तो आप लोग उसी तरह बैठोगे। फिर यहाँ पर आमने सामने अगर बैठने का जगह है तो आप लोग उस तरह बैठोगे, ठीक। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी सभी तरह के आप लोग यहाँ पे बैठ सकते हो, मतलब बैठा सकते हो उपलब्ध स्थान के आधार पर और क्रियाकलाप की प्रकृति के आधार पर आप लोग इस तरह से ये सभी यहाँ पे बैठ सकते हो। नेक्स्ट हम लोग दोस्तों देखें तो स्वतंत्रता वाद विवाद की महत्व को संतुलित शिक्षा प्रदान करने में मानवीय मनोविज्ञानी कार्ल रोजर ने 1960 में बल दिया, ठीक है। ये कथन सत्य है या असत्य है, आपको इसका पता लगाना है दोस्तों। तो पता क्या लगाना है आपको, अगर पता है तो आप लोग इसको सत्य या असत्य बता सकते हैं, लेकिन आप लोग अगर नहीं पता है तो आप लोग इसको छोड़ सकते हैं क्वेश्चन को। लेकिन यहाँ पे जो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो यहाँ पे हो जाएगा ए, यानी कि सत्य आंसर, ठीक है। जब दोस्तों एग्जाम में आपको इस तरह का क्वेश्चन है तो दोस्तों ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ पे सत्य पर ही आप लोग टिक लगाएं। जब वहां पे किसी वैज्ञानिक का नाम दे दिया जाए और यहाँ पे सन जो वर्ष है दोस्तों वो यहाँ पे दे दिया जाए तो आप लोग यहाँ पे सत्य पर ही ज्यादातर टिक लगाओगे तो वो आपका वहाँ पे 100 में से 90% वहाँ पे सही होने का चांस हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे बात करें तो पी एफ स्किनर के यांत्रिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार क्रियाशील सामग्री का निजी अधिगम में किस समय बहुत सीमित उपयोग हुआ है। किस समय बहुत सीमित उपयोग हुआ है दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे जो समय दिया गया है इतना से इतना के बीच है, इतना से इतना के बीच। तो ये दोस्तों याद रखने वाली चीज है यहाँ पे, तो इसको आप लोग याद रख लोगे एक बार कि बी एफ स्किनर को यांत्रिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार, किसको, बी एफ स्किनर के यांत्रिक अधिगम है उसको सिद्धांत के अनुसार क्रियाशील सामग्री का निजी अधिगम में किस सन में इसका कब से कब तक इसका यूज हुआ है दोस्तों सीमित तौर पर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो यहाँ पे हो जाएगा 1960 से लेकर 70, क्या हो जाएगा 1960 और 70 के बीच इसका जो सीमित तौर पर उपयोग हुआ था या फिर हुआ है, आप लोग कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे बात करें तो व्यक्तिगत अधिगम के लिए कौन सी तकनीकी सुविधा प्रयोग कर सकते हैं। व्यक्तिगत अधिगम के लिए कौन सी तकनीकी सुविधा प्रयोग कर सकते हैं, तो इसका ऑप्शन है कंप्यूटर है, दत्त कार्य है, बी, ए और बी दोनों है, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या लगता है दोस्तों इसमें कौन सा आंसर इसका होगा दोस्तों, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर यहाँ पे कोई भी नहीं होगा इनमें से, ठीक है, यानी कि इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। व्यक्तिगत अधिगम के लिए कौन सी तकनीकी सुविधा प्रयोग कर सकते हैं। व्यक्तिगत अधिगम के लिए कंप्यूटर प्रयोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते। दत्त कार्य नहीं कर सकते, ए बी दोनों नहीं कर सकते, और इनमें से कोई नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। कक्षा के भौतिक वातावरण के घटक हैं। कक्षा के भौतिक वातावरण दोस्तों घटक क्या है, फिजिकल इन्वायरमेंट का घटक क्या है, यहाँ पे भौतिक अवस्था, कक्षा के उपलब्ध संसाधन एवं सामग्री, वैज्ञानिक अवस्था, ए और बी। तो इस आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों इसका यहाँ पे, तो दोस्तों इसका आंसर दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा ए और बी, यानी कि भौतिक अवस्था, फिजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है, भौतिक अवस्था, ठीक है, फिजिकल स्टेट, और यहाँ पे जो कक्षा में उपलब्ध संसाधन एवं सामग्री के आधार पर उसको भौतिक वातावरण के घटक इसको हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं, यानी कि ए और बी दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग यहाँ पे 31 नंबर देखें तो व्यवस्थित कक्षा का वातावरण होता है, कैसा होता है व्यवस्थित कक्षा का वातावरण, क्या होता है, नियंत्रित होता है। जी हाँ, नियंत्रित होता है। क्या मित्रतापूर्ण होता है, हाँ मित्रतापूर्ण भी होता है। और यहाँ पे सी में दिया ए और बी दोनों, यानी कि ए और बी दोनों यहाँ पे सी आंसर हो गया 31 का सी, यानी कि नियंत्रित भी होता है और मित्रतापूर्ण भी होता है, यानी कि ए और सी दोनों इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट हम लोग आगे देखें दोस्तों, तो कौन सी विधि द्वारा बच्चों में आत्मविश्वास और आत्मनिर्णय की शक्ति का विकास होता है। ऐसी कौन सी विधि है दोस्तों जिसके कारण बच्चों में जो है आत्मविश्वास और आत्मनिर्णय का शक्ति का विकास होता है। इनमें से कौन सा कार्य है या कौन सा क्रियाकलाप है जिसके कारण होता है। अभिनय की विधि यानी जो नाटक उटक होता है दोस्तों उसके कारण होती है, या फिर पर्यटन या भ्रम की विधि के कारण, या खेल विधि के कारण, या प्रदर्शन विधि के कारण। तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे, आप लोग यहाँ पे पता है तो आप लोग बता सकते हैं यहाँ पे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पर्यटन या भ्रम, ठीक है, यानी बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि आत्मविश्वास के लिए बोला गया और आत्मनिर्णय के लिए, तो आत्मनिर्णय का पर्यटन और भ्रमण विधि इसका सही उत्तर हो जाएगा।
फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, कौन सी विधि शिक्षण में शिक्षक एवं शिक्षार्थी को सक्रिय रखती है? कौन सी विधि दोनों को सक्रिय रखती है यहाँ पे? अभिनय विधि, पर्यटन एवं भ्रम विधि, प्रदर्शन विधि या खेल विधि? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पे सी, यानी प्रदर्शन विधि। तो यहाँ पे काफी इजी क्वेश्चन ये दोनों थे दोस्तों, क्योंकि प्रदर्शन विधि और यहाँ पे दोस्तों पर्यटन और भ्रम ये तो होगा इनका, और यहाँ पे प्रदर्शन विधि के कारण दोनों एक दूसरे पर यहाँ सक्रिय रहेंगे। ठीक, और यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग देखें दोस्तों तो 34 नंबर क्वेश्चन है, अनुशासनहीनता को रोकने की रणनीति है। अनुशासनहीनता को रोकने की रणनीति क्या है इसमें से दोस्तों? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया कि विश्वास प्रदर्शन, आज्ञा का पालन करना, पुरस्कार का प्रयोग करना और विद्यार्थियों की भागीदारी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? तो आप लोग यहाँ पे बता सकते हैं यहाँ पे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो विश्वास प्रदर्शन हो जाएगा। ठीक है, अनुशासनहीनता को रोकने की रणनीति क्या होनी चाहिए दोस्तों? तो यानी विश्वास प्रदर्शन है, बच्चों में विश्वास और टीचर और स्टूडेंट में विश्वास होगा तो अनुशासनहीनता यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरणा जो रुचि या जिज्ञासा जैसे कारकों से उत्पन्न होती है उसे आंतरिक प्रेरणा कहते हैं। क्या ये सत्य है या असत्य है? तो दोस्तों जैसे कि मैंने आप लोग को अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ऐसे क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं दोस्तों तो ज्यादातर इसका 90% जो कि चांस होता है कि ये सही होते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग सही, ए हो जाएगा इसका सही, क्योंकि प्रेरणा जो रुचि या जिज्ञासा जैसे कारकों से उत्पन्न होती है उसे आंतरिक प्रेरणा कहते हैं। तो ये कथन सत्य यहाँ पे कहा गया है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 36 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से दोनों दिनों में बालकों को ऐसे विषयों का अध्ययन नहीं कराया जाना चाहिए? किस दिन बालकों को ऐसे जो सब्जेक्ट होते हैं जिसका अध्ययन नहीं कराना चाहिए, जिनमें अधिक श्रम करना पड़े, क्योंकि दोनों ही स्थितियों में उनके मस्तिष्क में छुट्टी का ध्यान होता है। तो किस दिन दोस्तों छुट्टी का ध्यान होता है? तो पहला तो दोस्तों हो जाता है कि जैसे संडे को छुट्टी रहता है, संडे से पहले क्या होता है, सैटरडे आता है, उसके बाद क्या आता है, मंडे आता है। तो इसके बाद का दिन और उससे पहले का दिन, तो दो ऐसे दिन होते हैं, यानी कि सोमवार और शनिवार। तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी सोमवार और शनिवार दो ऐसे दिन होते हैं जिस दिन आपको यहाँ पे बच्चों को श्रम करने वाले कार्य यहाँ पे नहीं कराने चाहिए उनको, क्योंकि दोनों दिन दोस्तों उनके मस्तिष्क में छुट्टी के लिए ध्यान रहता है। तो उस हिसाब से आप लोग आंसर यहाँ पे हो जाएगा सोमवार और शनिवार। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे, कार्य की दृष्टि से निम्न में से कौन से समय चक्र अच्छे नहीं माने जाते? कार्य की दृष्टि से कौन से दिन जो समय चक्र, जैसे कि दोस्तों सब्जेक्ट यहाँ पे जब क्लास स्टार्ट होती है तो जो पहला क्लास होता है, फर्स्ट क्लास और लास्ट, यानी फर्स्ट क्लास में दोस्तों तो पहला क्लास जब स्टार्ट होता है वो क्लास, और जब छुट्टी होने से पहला क्लास, छुट्टी से पहले का जो क्लास होता है दोस्तों, ठीक है, वो दो ही क्लास ऐसे होते हैं दोस्तों जिसमें कार्य की दृष्टि से समय चक्र अच्छे नहीं माने जाते। तो यहाँ पे ऑप्शन में प्रथम द्वितीय गलत है, दूसरा द्वितीय अंतिम भी गलत है, प्रथम और अंतिम यानी सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी प्रथम और अंतिम क्लास जो है दोस्तों यहाँ पे समय चक्र के हिसाब से अच्छे नहीं माने जाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग यहाँ पे चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, पाठ्य पुस्तक में कार्य पुस्तक अंतर्निहित नहीं है, क्या ये सत्य है या असत्य है? तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग को ध्यान देने वाले, आप लोग थोड़ा दिमाग में जोर लगाए कि पाठ्य पुस्तक अंतर्निहित नहीं है, यहाँ पे बोला नहीं है। ठीक है, तो ये जो नहीं है पाठ्य पुस्तक में, पाठ्य पुस्तक अंतर्निहित नहीं है, क्या पाठ्य पुस्तक में कार्य पुस्तक अंतर्निहित नहीं है? गलत, क्योंकि उसमें निहित रहती है। ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पे नहीं पूछ दिया गया इसलिए इसका उल्टा आंसर जो यहाँ पे पलट जाएगा दोस्तों यहाँ पे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा असत्य हो जाएगा, ये वाला असत्य यहाँ पे कहा गया है। इस सेंटेंस में क्या कहा गया है कि नहीं है लेकिन होता है, सत्य है मतलब होता है लेकिन यहाँ पे नहीं पूछा गया, इसलिए सत्य इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग बस फिर से इसको देख लीजिएगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे असत्य इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों, पाठ्य सामग्री एक स्वर शैली में लिखी जाती है, क्या ये सही है? यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस से पूछ रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव हम लोग यहाँ पे इसका उत्तर भी पॉजिटिव देंगे, यानी सत्य वो बोल रहे हैं यहाँ पे। पाठ्य पुस्तक एक स्वर शैली में लिखी जाती है, हाँ लिखी जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो बुर्जेलवेचर ने पर्यावरणीय शिक्षा के लिए एक पाठ्यक्रम का निर्माण कब किया था? तो बुर्जेलवेचर एक
पर्यावरणीय शिक्षा के लिए एक पाठ्यक्रम का निर्माण किया था दोस्तों उन्होंने। तो ये कब किया था, यहाँ पे सन आपको बताना है दोस्तों। तो 1976 में दोस्तों इन्होंने पाठ्यपुस्तक का निर्माण किया था। पर्यावरणीय शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण कब किया था? 1976 में इन्होंने किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1976। ठीक है, तो कुछ कुछ चीजें दोस्तों आपको याद रखनी पड़ेगी इसमें, और कुछ कुछ चीजें दोस्तों जो कि आप लोग यहाँ पे ध्यान से अगर पढ़े होंगे तो वो सब आपको यहाँ पे याद हो गए होंगे पहले से। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने 40 के 40 क्वेश्चन देख लिए हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दोस्तों और 40 क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो आएगी। तो अभी के लिए दोस्तों वीडियो आप लोगों को कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों, और अगर आप लोगों को कोई हेल्प होती है तो वो भी बताएं दोस्तों। या तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।